नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने अपनी पलटी जो मारी है, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए इस पलटी को मारने के बाद भी एक खेल जो है वो अब भी बचा हुआ है, और वो खेल है मंत्रिमंडल विस्तार का। जी हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अब तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस पार्टी जो है वो तमाम अपने शर्तों को साझा करना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार के साथ। तेजस्वी यादव का यही कहना है कि अगर उनकी पार्टी बिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा संख्या वाली पार्टी है तो सबसे ज़्यादा मंत्री भी उनकी पार्टी के होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की उस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं दबाव बनाना शुरू कर दिया नीतीश कुमार पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अहम साथी के साथ आरजेडी के साथ जुड़ी रही है। हमेशा हर चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस जो है वो साथ में मिलकर के चुनाव लड़ती है। और नीतीश कुमार की अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, तो नीतीश कुमार हालिया दिनों में आरजेडी के साथ तो हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो किसके साथ चले जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। अब देखते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल मची है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, उसके बाद क्या बिहार में एक स्थिर राजनीति आपको देखने को मिलेगी। इसी खास मुद्दे पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेघा जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो एक खाका तैयार करना है उसको लेकर के इनकी क्या राय है, और इनके हिसाब से बिहार मंत्रिमंडल में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के खाते से कितने कितने मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। देखिए, जिस तरह से अभी बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जैसी स्थिति यहाँ पर भी उत्पन्न होने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र में भी किसके खेमे में कितने मंत्रालय जाएंगे या कितने विधायक जो है वो शपथ लेंगे, इसे लेकर भी गणित बैठाने में 40 से ज़्यादा दिन का वक्त लग गया था। और वही चीज़ें अभी बिहार में भी देखी जा रही है। और बिहार में तो देखिए पार्टी भी ज़्यादा है, महागठबंधन करने के लिए 3 से 4 पार्टियां एक साथ आई है, और ऐसे में सभी पार्टियों को मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर यहां जगह चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जितने विधायक बल है उसके हिसाब से हमें मंत्रालय चाहिए या मंत्री पद चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर पाले में अभी 19 विधायक है, तो 19 विधायक के हिसाब से गिनती उन्होंने 4 मंत्रालय की बैठाई है कि 4 मंत्रियों को कम से कम तो जगह कैबिनेट विस्तार में चाहिए ही। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार 4 में से 3 मंत्रालय तो देने के लिए यहाँ तैयार है। और वहीं अब तेजस्वी यादव गृह मंत्रालय को लेकर मांग कर रहे थे, क्योंकि सीएम कुर्सी तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए छोड़ दी। ऐसे में जो अहम मंत्रालय है आरजेडी अपने पास रखना चाहती है, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ये सब मंत्रालय जो है जनता से जुड़े हुए मंत्रालय होते हैं, जो जनता के सीधे तौर पर राहत देते हैं। तो ऐसे में जनता के बीच भी एक कनेक्शन बैठाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी अगर बिहार मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में, चाहे वो सीएम कुर्सी को लेकर हो चाहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो। लेकिन संख्या बल में अब से सबसे ज्यादा आरजेडी पार्टी है, तो डिप्टी सीएम का पद तो यहां पर तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गृह मंत्रालय जो है, गृह विभाग जो है वो किसी और के पाले में जाने भी देंगे। तो इसी बात को लेकर अभी बहस जरूर छिड़ी हुई है, और 16 तारीख को ऐसा कहा भी जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है बिहार में। तो अब देखना यही है कि इस गिनती को किस तरह से बैठा पाते हैं महागठबंधन की सरकारें। बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार जो एक तरीके से आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के लिहाज से तमाम पार्टियां जो है वो अपनी बातों को साझा कर रही है नीतीश कुमार से, और ये कह रही है कि पार्टी में जो विधायक है उनके संख्या बल के हिसाब से मंत्रिमंडल में उनको एक तरीके से जगह जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस गठबंधन में शामिल है आरजेडी के साथ होने की वजह से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से कोई डायरेक्ट एक तरीके से गठबंधन नहीं हुआ है जेडीयू का, आरजेडी के साथ होने की वजह से जेडीयू उस गठबंधन में गई है। लेकिन बड़ी बात ये अब निकल करके आ रही है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस के इन बातों पर नीतीश कुमार किस तरीके से मुहर नहीं लगा पाते हैं और असमंजस की जो स्थिति है वो बन जाती है, तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन से अलग किया जा सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी की जो ज़रूरत है वो इस गठबंधन को है? क्योंकि आंकड़ों की अगर बात कर लें, जो बहुमत चाहिए अब बिहार विधानसभा में वो लगभग 122 सीटों का है, और आरजेडी और जेडीयू की कुल सीटों को अगर हम मिलाते हैं तो ये आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाता है। तो क्या कांग्रेस के इस एक तरीके से कई मांग को ठुकराया जा सकता है नीतीश कुमार के द्वारा? और अगर ठुकराया जाता है तो फिर क्या आरजेडी के ऊपर इसका असर पड़ेगा? क्या आने वाले दिनों में जो गठबंधन रहा है कांग्रेस और आरजेडी का, उसको
लेकर के कोई दरार आ सकती है? देखिए, मांग तो जरूर ठुकराया जा सकता है, लेकिन देखिए बहुत सोच समझ कर ये गठबंधन किया गया है। यहाँ पर आंकड़े की अगर बात की जाए, बहुमत की बात की जाए, तो वो तो जेडीयू और आरजेडी भी मिलकर कर सकते थे। तो आज जो है जीताराम मांझी की पार्टी और बाकी एक और जो छोटे दल की पार्टी है या कांग्रेस पार्टी को क्यों शामिल किया गया है? वो इसलिए कि सेंधमारी ना हो। बीजेपी चाहती तो यहाँ पर सेंधमारी कर सकती थी और ये बहुमत के आंकड़े को बिगाड़ सकती थी, लेकिन आज 164 सीटों की जो बहुमत यहाँ पेश कर रही है, चाहकर भी सेंधमारी बीजेपी अब नहीं कर सकती है या कोई और पार्टी नहीं कर सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस को भी देखिए सत्ता की लालच है, इस वजह से आज वो गठबंधन में आई है। बिहार की राजनीति में वो भी घुसना चाहती है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति से वो निकली है, तो एक राज्य में वो अपना विस्तार भी करना चाहेगी। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी अभी छिटकना चाहेगी, जब इतनी मुश्किल से उन्हें वो सत्ता हाथ लगी है नीतीश कुमार की वजह से। हाँ, बिल्कुल यहाँ पर जो है जो 4 सीटें की मांग की जा रही है, वो 4 सीटों में थोड़ा सा होता है ना कि बातचीत कर वो सीटें कम ज्यादा हो सकती है। चाहे कांग्रेस पार्टी ना माने तो 3 सीटें भी उन्हें दी जा सकती है, उस पर रोका जा सकता है। तो अभी तो खबर यही आ रही कि 2 सीटें अभी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा पहले चरण का, उसमें दिया जाएगा और एक बाद में दिया जाएगा। तो मैथ्स जो है यहाँ बैठाने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से पूरी तरह से हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर महागठबंधन बना है तो इतनी जल्दी तो नहीं टूटेगा और कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा जरूर हुई होगी गठबंधन बनाने से पहले। तो मांग सब अभी सभी अपनी पार्टियां कर रही है, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार किसके खेमे में कितने मंत्रालय देते हैं ये पूरी तरह से उन पर डिपेंड है। और तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वही आखिरी फैसला होगा और हम लोग वही मानेंगे। तो अभी देखा जा रहा है कि सारा जो ये दावेदारी है वो नीतीश कुमार के ऊपर थोप दी गई है, सारी जो जिम्मेदारी है वो उन्हें दे दी गई है और नीतीश कुमार अब देखना है कि किस तरह से मंत्रालय के विभाजन करते हैं और यहाँ कांग्रेस पार्टी हामी भरती है या नहीं भरती है। लेकिन मुझे लगता है अगर नहीं भी भरेगी तो उनके पास कोई और विकल्प है नहीं अभी सत्ता में रहने के लिए। लेकिन हाँ, संख्या बल के हिसाब से मुझे लगता है कम से कम 3 मंत्रालय तो कांग्रेस के खेमे में आ ही सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि संख्या बल के लिहाज से तमाम पार्टियों को जो है वो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए मंत्रिमंडल विस्तार में। लेकिन इससे आगे बढ़ कर के हम बात करते हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस गठबंधन का जो एक तरीके से भविष्य है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या ये 2024 लोकसभा तक जा सकता है? और अगर जाएगा तो बीजेपी को इसका क्या नुकसान देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर हम बात करें 2015 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ा था और उस समय जो नरेंद्र मोदी की लहर थी उसको रोक दिया था बिहार में और एक करारी हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। और अब फिर से जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ गई। 2024 लोकसभा चुनाव में मात्र 18 महीने रह गए और उसको लेकर के बीजेपी को अब ज़्यादा चिंता सताने लगी है कि पिछली बार जो उनका लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा था, अब बिहार में खास करके लगभग 40 सीटों में से 39 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी, मात्र 1 सीट उनसे छूट गया था। तो अब क्या लग रहा है कि 2024 तक अगर ये जो गठबंधन है वो टिकता है, अगर इनका भविष्य तब तक बरकरार रहता है तो क्या बीजेपी को बड़ा नुकसान इससे हो सकता है? देखिए, आज अगर बीजेपी तिलमिलाई हुई है वो सबसे बड़ी वजह यही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और तमाम बड़े नेता, चाहे वो खुद जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, वो तो ऐलान यही कर रहे थे कि जेडीयू के साथ मिलकर ही वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे और 2025 का भी। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी बीजेपी को कि नीतीश कुमार जो है बीच में ही साथ छोड़ देंगे। तो जो ये 40 सीटें, इस पर असर तो जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव बिहार में कहीं ना कहीं युवा चेहरे के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जनता का भरोसा देखा जाए तो वो तेजस्वी यादव पर है और जो वादे यहाँ पर तेजस्वी यादव ने किए हैं, अगर 2 सालों में कहीं उन पर काम किया जाए, अच्छे से काम करती है ये गठबंधन की सरकार, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा हल्का हो सकता है। क्योंकि देखिए बीजेपी से ऑलरेडी नाराज है बिहार की जनता, चाहे वो अग्निपथ योजना को लेकर हो, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हो, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका था यहाँ बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ। तो आज बीजेपी जान रही है कि बिहार की जो सत्ता है वो ढीली पड़ रही है बीजेपी के लिए और आने वाले समय में 2024 में इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और यहां पर अगर झटका लगता है बीजेपी को तो वो जो आंकड़ा है 222-23 का, वो पुराना बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो हाँ, बिल्कुल ये गठबंधन जो है बीजेपी पर भारी पड़ सकता है 2024 में भी। बिल्कुल सही कहा आपने और यही चिंता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सता रही है कि ये गठबंधन का निर्माण होना उतनी बड़ी चिंता नहीं है। अगर ये गठबंधन 2024 तक टिक जाता है तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता है उसमें रुकावट पैदा कर सकता है ये गठबंधन। फिलहाल जो बिहार की राजनीति में हलचल मच रही है उस पर हमारी बारीक नज़र बनी हुई है और तमाम अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।